Hello everyone, welcome to my YouTube channel SJ Studies. Today we are going to study on second chapter of civics, that is from 8th standard. 8th standard second chapter the Indian Parliament. इसके पहले हमने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था सिविक्स का, उसमें हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा इंडियन इंट्रोडक्शन, किसका इंट्रोडक्शन, पार्लियामेंट्री सिस्टम का, मतलब हमने उसके बाद उसमें पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में पढ़ा था, ना कि पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने देखा कि राज्यसभा को जो कुछ छोटे मोटे इंफॉर्मेशन थे वो हमने देखा, पर इसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि राज्यसभा क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन राज्यसभा बनता है, या फिर राज्यसभा सभा या फिर लोकसभा, ये लोग कहाँ पर जाते हैं मीटिंग के लिए। क्या नरेंद्र मोदी जी मीटिंग को अपॉइंट करते हैं तो क्या अपने घर में अपॉइंट करेंगे? नहीं ना, वो कहीं पे उनका कुछ जगह रहता है जहाँ पर वो क्या करते हैं, मीटिंग को अपॉइंट करते हैं या फिर मीटिंग को कंडक्ट करते हैं कि यहाँ पर आज सभा जुटेगी और यहाँ पर अगर कुछ भी उनका इशू रहता है, कुछ भी अगर जनता की तरफ से कुछ भी इशू आता है तो उसके बारे में डिस्कस इस पार्लियामेंट में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? पार्लियामेंट में। आपने 50 रुपीज़ का नोट देखा है, 50 रुपीज़ नोट, तो उसमें आपने जो पुराना वाला, नया वाला नहीं, पुराना वाला, तो उसमें आप पीछे देखा होगा उसके आप पीछे देखोगे तो उसमें आपको पार्लियामेंट का एक फ़ोटो दिखेगा। किसका? पार्लियामेंट का, सेम टू सेम इस तरह आपने देखा फोटो, इसी तरह आपको उस 50 रुपीज़ के नोट पे भी दिखेगा। तो ये सर्कुलर टाइप होता है, हमें यह सामने से दिखा रहा है इसलिए कुछ ओवल टाइप दिख रहा है, पर ये सर्कुलर टाइप का है, मतलब एकदम गोले में बना हुआ है। क्या? पार्लियामेंट जो हमारे इंडिया का है वो, इसमें जो इश्यूज होते हैं जो पब्लिक से आते हैं वो इसमें डिस्कस किए जाते हैं और उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। वी हैव स्टडीड दैट पार्लियामेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब हमने क्या देखा कि जो पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके बारे में छोटी मोटी जानकारी हमने इंट्रोडक्शन टू पार्लियामेंट्री सिस्टम इस चैप्टर में पढ़ लिया है। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब जो ये चैप्टर है इसमें हम देखेंगे कि डिस्कस करेंगे कि पार्लियामेंट ऑफ जो इंडिया है इसे क्यों पार्लियामेंट क्यों कहा जाता है, इसमें होता क्या, ये सारी चीज़ें भी देखने वाले हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ क्रिएटेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आधार पे ही ये जो पार्लियामेंट है उससे क्या किया गया, क्रिएट किया गया है। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ भी होता है, कुछ भी अगर होता है तो उसका कुछ भी रिप्रेजेंट भी होने के लिए ये पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाया गया था कि इसमें सब लोग डिस्कस कर सके। द लेजिस्लेचर एट द नेशनल लेवल, दैट इज़ द लेवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो लेजिस्लेचर है इसे सबसे बड़ा माना जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट बैठा करते हैं, इसलिए इसको सबसे पता है नेशनल लेवल के ऊपर इसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए इसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इस कॉल द पार्लियामेंट, और इसी को क्या कहा, पार्लियामेंट कहा जाता है। क्योंकि जो पार्लियामेंट है उसमें खाली लेजिस्लेचर जा सकते हैं, उसमें जुडिशरी का कुछ काम नहीं, यानी कि जो लॉस या फिर कि जो अगर कुछ बोलता है जस्टिस प्रोवाइड करता है उससे पार्लियामेंट में कुछ भी काम नहीं रहता। या फिर एग्जीक्यूटिव का प्राइम मिनिस्टर उसमें जा सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसमें नहीं जा सकते। उसमें खाली लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर्स उसमें जाकर कुछ बोलते हैं ना, कुछ उनका कुछ इशू है तो उसके ऊपर डिस्कस किया जा सकता है। इसलिए जो लेजिस्लेचर है उसे नेशनल लेवल पे भी कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। अब जो लेजिस्लेचर है या फिर जो पार्लियामेंट में इसमें कौन कौन बैठते हैं, या फिर जो प्रेसिडेंट या फिर जो 2 हाउस है, कौन से 2 हाउस हमने बताया था आपको, लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी कि प्रेसिडेंट लोकसभा एंड राज्यसभा से मिलकर पार्लियामेंट में डिस्कशंस हुआ करते हैं। थ्रू द प्रेसिडेंट इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब जो प्रेसिडेंट है ही शी कैनॉट पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन इन आइदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। यानी कि जो प्रेसिडेंट है उन्हें वहाँ पर रखा जाता है, कहाँ पर, पार्लियामेंट में उन्हें रखा जाता है, पर उनका कुछ भी अधिकार नहीं है। उन्हें ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो लोकसभा, राज्यसभा या फिर कुछ भी उसमें कुछ भी हो रहा है, उनके बीच में डिस्कशन हो रहा है तो उसमें प्रेसिडेंट को बोलने का अधिकार नहीं है। क्यों? अब उनको अधिकार नहीं है ये हम बता नहीं सकते, क्योंकि उनका जो हम समझ लो जो प्रेसिडेंट है उनका उसमें कुछ बोलता रोल उसमें प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि राज्यसभा, लोकसभा खुद में डिस्कस कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट को उसमें बोलने का अधिकार नहीं दिया गया है। क्योंकि प्रेसिडेंट उसमें बोलेंगे तो शायद कुछ इशू हो सकता है उसमें, या फिर कुछ अलग अलग कार्य भी, और आप बोल सकते हैं कुछ अलग कार्य हो सकते हैं प्रेसिडेंट बोलने के कारण, इसलिए उन्हें पार्लियामेंट में बोलने का अधिकार नहीं दिया गया। यानी कि कुछ भी डिस्कशंस हो रहा है उसमें उन्हें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कौन? प्रेसिडेंट।
उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट आर कॉल्ड लोकसभा एंड राज्यसभा। अब जो हाउसेस है, हाउसेस किसके हैं? लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा मैं आपको दोनों बताता हूँ। यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्या? पार्लियामेंट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पार्लियामेंट दिख रहा है। तो ये जो हमारा ये पार्लियामेंट है ये 2 फ्लोर का है। ये नीचे का फर्स्ट फ्लोर है और ये सेकंड फ्लोर है। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड है। तो नीचे बैठती है कौन? लोकसभा जो होती है वो नीचे के पार्ट में बैठती है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर किसका होता है? लोकसभा का होता है। और वही बात करेंगे जो अपर फ्लोर होता है वो राज्यसभा का होता है। तो इसीलिए लोकसभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है और राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है। यानी कि अगर हम एंटर करेंगे तो फर्स्ट हाउस ये होगा और सेकेंड हाउस अगर बात करेंगे तो वो कौन सा होगा? राज्यसभा का सेकेंड हाउस होगा। आपको पता चल गया होगा कि किसे लोअर हाउस कहते हैं और किसे अपर हाउस कहा जाता है। ये आपको पता चल गया होगा। तो हम अगर इस कुछ भी बताएं लोअर हाउस या फिर अपर हाउस के बारे में तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। लोकसभा इज द लोअर एंड द फर्स्ट हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि जो लोकसभा है जो ग्राउंड फ्लोर पे है वो उसे लोअर या फिर फर्स्ट हाउस भी कहा जाता है पार्लियामेंट का। लोकसभा इज द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल। अब जो लोकसभा में वो रिप्रेजेंटेटिव से फिर वो मंत्रियाँ बैठते हैं जो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। किन से? पीपल से। अब आप बोलोगे डायरेक्टली किस तरह इलेक्ट होते हैं? तो डायरेक्टली इस तरह इलेक्ट होते हैं, यानी कि जो ये लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो हमेशा ऊंच जगह पे होते हैं। तो इनके जो अधिकारी होते हैं जो नीचे इनकी सत्ता चलाया करते हैं, पीपल्स का वोट उन्हें होता है और उनका जो वोट होता है, यानी कि आपने देखा होगा जो पीपल्स किन्हें वोट करते हैं, सीधा बोलते हैं ना प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं कर सकते, बल्कि जो उनके प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं या फिर लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनके नीचे कुछ अधिकारी होते हैं। तो पीपल्स उन्हें वोट करते हैं और जो अधिकारी लोग होते हैं वो लोकसभा के किसके पास वोट जाएगा वो उनके ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए ये डायरेक्टली बोलते हैं इलेक्ट नहीं करते, पीपल्स इन्हें डायरेक्टली इलेक्ट नहीं कर पाते। हैंस द लोकसभा इज कॉल्ड द फर्स्ट हाउस, और इसीलिए जो लोकसभा उसे फर्स्ट हाउस भी कहा जाता है। द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल्स फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि जो लोकसभा के जो पीपल्स है वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं अपने नेता को। किसमें से? लोकसभा में से अपने पीपल्स को डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं और उसे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसेस कहा जाता है। क्यों टेरिटोरियल कहा जाता है? क्योंकि पूरे इंडिया में इसका होता है, इसका पूरा इंडिया में होता है। और भाई अगर राज्य की बात करें तो वो राज्य के कुछ प्रधान या फिर कुछ अलग लोग होते हैं, वो राज्य के ऊपर ही निर्भर हो जाता है, इसलिए उन्हें उनका अलग होता है, स्टेट कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें बोलेंगे। पर जो ये वाला होता है जो लोकसभा में टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है और जो राज्यसभा है उसमें स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हुआ करता है। द टेनर ऑफ लोकसभा इज 5 years। अब जो लोकसभा का जो टेनर है यानी कि उनका कितने साल तक, यानी कि कितने साल तक वो उस गद्दी पर बैठे रह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है एक ऐसा कोई नेता है जो कि हमेशा परमानेंट बैठ सकता है, उसका बोलते हैं ना धीरे धीरे हटता रहता है। तो इनका 5 years के बाद इनका इलेक्शन क्या होता है? द इलेक्शन टेक प्लेस आफ्टर एवरी 5 years। अब जो इलेक्शंस होता है वो हर 5 साल में हुआ करती है। किसकी? लोकसभा की। दिस इलेक्शन आर नोन एज जनरल इलेक्शन। अब जो यही इलेक्शन होते हैं इन्हें जनरल इलेक्शन कहा जाता है। हाउएवर देयर आर एग्जांपल व्हेन द लोकसभा वाज डिसॉल्व्ड बिफोर completion of 5 years election held such as case are called mid term election। नहीं कभी कभी होता है ना कि अगर समझ लो, मैं चाहता नहीं हूँ पर समझ लो आप कि कोई मंत्री है उसकी मृत्यु हो गई, तो क्या इलेक्शन जो होता है उनकी मृत्यु हो गई या फिर जो लोकसभा के मेंबर है वो अपनी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसकी जो पहले साल हुई वो उसमें कुछ गलत करने लगा या फिर कुछ लोगों के खिलाफ अलग अलग इश्यूज चालू करने लगा, तो क्या उसे रखेंगे? क्या उसे उस लोकसभा में रखेंगे? नहीं रखेंगे। तो उसे हटाएंगे और दूसरे को लाएंगे। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि 5 साल का ही हो, ज़रूरी नहीं है कि 5 साल में ही हो। अगर कुछ बोलते हैं ना कुछ इंटरनल इश्यूज आता है या फिर कुछ अलग इश्यूज आता है जो लोकसभा के मेंबर में, तो उसे हटाकर हम दूसरे मेंबर्स को डाल सकते हैं और उसे ही मिड टर्म इलेक्शन कहा जाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि हर एक क्रिकेटर उसको 1 ओवर दिया जाता है और अगर वो 1 ओवर में हर बार सबको 6 दे रहा है, अगर आउट नहीं कर पा रहा है तो हम कभी कभी देखते हैं ना मिड ओवर होता है उनका। क्या होता है? मिड ओवर होता है। तो दूसरे
प्लेयर को बुलाया जाता है और उसे बॉल दिया जाता है, यानी कि एक ओवर के अंदर ही 2 लोग काम करते हैं। तो इसी की वजह से इसमें भी इलेक्शन जो होता है 5 ईयर्स का, उसमें 2 लोग हो जाते हैं, एक जो जिसकी मृत्यु हो गई या फिर जिसे हटा दिया गया और जो दूसरा आता है वो। तो इसे मिड टर्म इलेक्शन कहा जाता है। आपको पता चल गया होगा, अगर आपको पता नहीं चला तो वापस से जो मैंने कहा उसे रिवाइज करके देख सकते हैं। लोकसभा इज द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ सिटीजन ऑफ कंट्री। अब जो लोकसभा एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, यानी कि जो कंट्री के ऊपर जो पूरा बोलते हैं ना ज़्यादातर अधिकार लोकसभा का ही पाया जाता है, यानी कि लोकसभा इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉडी ऑफ सिटीजन ऑफ द कंट्री। एज पर द कॉन्स्टिट्यूएंट देयर कैन बी मैक्सिमम ऑफ 52 मेंबर्स इन लोकसभा। यानी कि अगर हम बात करने जाए कि कितने लोग लोकसभा में बैठ सकते हैं, यानी कि क्या ऐसा होता है कि 1000 लोग 2000 लोग ऐसा बहुत सारे लोग जाकर लोकसभा में बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं होता कि उनके भी बोलते ना जो लोकसभा होता है उसमें खाली 552 लोकसभा में कुर्सियां होती हैं, यानी कि हर कुर्सी पर मतलब बोलते हैं ना लोकसभा में खाली 552 कुर्सियां होती हैं जिस पर खाली 552 लोग ही बैठ सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पर कोई और नहीं जा सकता, या फिर उस पार्लियामेंट में जो 552 जो मेंबर्स का यानी कि जो लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 552 मेंबर जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ इस समय जो हमारे लोकसभा में मेंबर्स 545 मेंबर्स हमारे लोकसभा में इस समय हैं। इसमें लिखा है 554 मैक्सिमम हो सकते हैं, पर इस समय 552 मेंबर्स इन द लोकसभा आर इज देयर। टू एंश्योर इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी, सम सीट्स आर रिजर्व फॉर मेंबर्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। यानी कि जो उसमें कुछ कुर्सियाँ अगर बचती हैं, जो 545 है, क्या है 545, तो कितने कुर्सियाँ बची? कुल 7 कुर्सियाँ बची, यानी कि 552 मैक्सिमम क्या है उनका सीट्स है। तो उसमें से 545 है, तो कुछ जो 7 कुर्सियाँ बचती है वो किसके लिए छोड़ी जाती हैं? वो उनके लिए छोड़ी जाती हैं जो कम्युनिटी हैं या फिर जो लोग कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो अलग अलग स्टेट से जो आते हैं, अगर उन्हें कुछ भी उसमें इशू करना होता है तो उन्हें उस पर बिठाया जाता है। इन केस देर आर नो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। एंग्लो इंडियन यानी कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं या फिर जो बोलते हैं ना लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं या फिर जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनके लिए वो कुर्सियाँ छोड़ी जाती हैं। द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट 2 मेंबर्स फ्रॉम दिस कम्युनिटी टू लोकसभा। यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो किसी को भी 2 मेंबर्स को अपॉइंट कर सकता है। क्यों कहाँ पर अपॉइंट कर सकता है? कि वो लोकसभा में ज्वाइंट कर सके। आपको पता चल गया होगा कि लोकसभा क्या होता है, उनका जो कार्यकाल कितने साल का होता है? 2 साल यानी 5 साल का होता है। मिड टर्म इलेक्शन क्या होता है पता चल गया होगा। जनरल इलेक्शन कब कंडक्ट होता है ये भी पता चल गया होगा। लोअर हाउस या फिर अपर हाउस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होगी। जो लोकसभा पे हमने आपको जो लोकसभा है उसमें क्या क्या सारी चीज़ें होती है वो आपको बता दिया है। अभी देखते हैं राज्यसभा। द अपर एंड द सेकेंड हाउस। अपर यानी कि जो ये हाउस है ये अपर साइड में, कहाँ पर है? अपर साइड में, तो इसीलिए अपर हाउस कहा जाता है। किसे? इसे अपर हाउस या फिर सेकेंड हाउस इसे कहा जाता है। पार्लियामेंट की जो हिस्सा है उसे इसे अपर हाउस कहा जाता है। द पार्लियामेंट इज द राज्यसभा। जो पार्लियामेंट में जो राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अब जो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा है ये राज्यसभा यानी कि इनका जो हुकूमत है वो राज्य के ऊपर होगा। हुकूमत जो है वो राज्य के ऊपर होगा। तो जाहिर सी बात है जो राज्य में जो इनके प्रधान लोग होंगे या फिर जो इनके विधायक लोग होंगे उनसे इन्हें वोट मिलता है। यानी कि ये खुद जाकर उन्हें खुद जाकर बोलते हैं ना, कहते हैं कि हमें वोट दो। तो इसीलिए इनका इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है। क्या होता है? इनका इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है, इसलिए इसे इनडायरेक्टली इलेक्टेड कहा जाता है। किसे? राज्यसभा को इनडायरेक्टली इलेक्टेड कहा जाता है। जो इनके मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। एज द नेम सजेस्ट राज्यसभा गिव्स representation to 29 states and 7 union territories in India. Thus members of Rajya Sabha work as representative of constituent states. अभी हमने आपको बताया कि जो लोकसभा है वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर काम करता है और वही जो राज्यसभा है वो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स के ऊपर काम करता है। यानी कि लोकसभा मतलब पूरे इंडिया के ऊपर ध्यान देता है और जो राज्यसभा है वो आप बोल सकते हो कि ये खाली राज्य के ऊपर ज़्यादातर फोकस करते हैं। मतलब दोनों एक दूसरे का काम में बोलते हैं ना टांग नहीं अड़ाते पर एक दूसरे को नज़र जरूर रखते हैं। तो जो ये 29 स्टेट और 7 जो यूनियन टेरिटरीज है इन्हीं में से राज्यसभा के जो पीपल्स होते हैं उन्हें अपॉइंट किया जाता है या फिर उन्हें इलेक्शन में सहभागी किया जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा चार्ट है जिसके कारण आपको कुछ
बेसिक इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अभी हम थोड़ा सा इसे रीड करते हैं, जिसके कारण आपको कुछ थोड़ा सा समझ में आएगा कि किस तरह लोगों को इलेक्शन में कौन वोट दे सकता है, कौन वोट नहीं दे सकता। अब एक का नाम है मैरी। अब मैरी क्या कहती है, कैन आई कॉन्टेस्ट लोकसभा इलेक्शन आफ्टर फर्स्ट पास माई 10th स्टैंडर्ड। यानी कि मैरी क्या कह रही है कि क्या मैं लोकसभा में किसी को वोट कर सकती हूँ, या फिर किसी जो कंटेस्ट है उसमें क्या मैं जा सकती हूँ 10वीं पास होने के बाद, जो उसका 10th स्टैंडर्ड है वो पास होने के बाद क्या वो लोकसभा का हिस्सा बन सकती है। यानी कि लोकसभा में आपको पता होगा कि 25 ईयर्स के पहले किसी को लिया नहीं जाता। यानी कि जो राज्यसभा है उसमें 30 ईयर्स के बाद, यानी आपकी उम्र अगर 30 ईयर है और आपको अगर राज्यसभा में इंटरेस्ट है तो आप 30 ईयर्स के बाद ही जा सकते हैं, और अगर आपको लोकसभा में इंटरेस्ट है तो आप 25 ईयर्स के बाद ही जा सकते हैं, उसके पहले आप नहीं जा सकते। तो जो मैरी है वो कह रही है कि क्या मैं 10th पास होने के बाद लोकसभा का एक मेंबर बन सकती हूँ। तो राधिका क्या बोलती है, नो यू कैन वोट आफ्टर यू अटेन 18 ईयर्स ऑफ एज बट यू कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन। यानी कि इसका कहना है कि आप जो आपका 10th स्टैंडर्ड पास करोगे तो उसमें आप 18 ईयर्स के हो जाओगे तो आप खाली वोट दे सकते हो, आप एक उसके मेंबर या फिर उसे कंटेस्ट नहीं कर सकते। अब रणवीर क्या कहता है, डोंट यू नो दैट द कंटेस्टिंग ऑफ लोकसभा इलेक्शन आर नीड टू बी कंप्लीट 25 ईयर्स ऑफ एज। यानी कि रणवीर भी यही कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि जो इलेक्शन अगर आपको कंटेस्ट करना है, कंटेस्टिंग करना है लोकसभा का, तो आप 25 ईयर्स के बाद ही कंटेस्ट कर सकते हो। अब शबाना क्या कहती है, what if a person from neighboring country decide to contest लोकसभा इलेक्शन। अब जो शबाना क्या बोल रही है कि क्या अगर कोई नेबरिंग कंट्री का कोई इंसान है, उसे लोकसभा में पार्टिसिपेट करना है या फिर कंटेस्टिंग करना है, तो क्या वो कर सकता है, ऐसा ये पूछ रही है कौन, शबाना। अब देखते हैं मुस्कान क्या कहती है। क्या मुस्कान क्या कहती है, हाउ इट इज़ पॉसिबल। यानी कि मुस्कान कहती है कैसे हो सकता है, वो तो नेबरिंग कंट्री का है। तो कंट्री उसने कहा इट इज़ पर्सन एंड इंडियन सिटीजन, मतलब अगर कोई भी लोकसभा में जाता है तो वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, कोई और देश का नहीं होना चाहिए, वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ऐसा मुस्कान किसको बोल रही है, शबाना को बोल रही है। अब प्रणव क्या कहता है, इफ़ आई वॉन्ट टू कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम केरला इट इज़ पॉसिबल। अब जो प्रणव कह रहा है कि क्या अगर मैं केरला से अगर मैं लोकसभा में जाना चाहूँ या फिर कंटेस्ट करना चाहूँ तो क्या मैं कंटेस्ट कर सकता हूँ। तो राधिका क्या बोलती है, राधिका येस बिकॉज यू आवर टीचर सेड दैट लोकसभा इलेक्शन कैन बी कंटेस्ट फ्रॉम एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। यानी कि जो राधिका की टीचर है या फिर जो राधिका वो कहती है कि हाँ तुम लोकसभा में कंटेस्ट कर सकते हो क्योंकि तुम एक इंडियन मेंबर हो या फिर आप केरला से बिलोंग करते हो, इसलिए आप उसे जो इंडियन का लोकसभा है उसमें कंटेस्टिंग कर सकते हो क्योंकि आप स्टेट में हो, ना कि कोई दूसरे कंटेस्ट से हो। तो देखते मुरुनल क्या कहता है, आई अंडरस्टूड कंडीशन रिगार्डिंग द एज ऑफ नेशनलिटी। अब जो मुरुनल है उसे लगता है, उसे समझ में आ गया कि नेशनलिटी के लिए कितना एज चाहिए, क्या क्या चीज़ें रिगार्डिंग है उसको पता चल गया। बट हु कैन कंसिडर्ड एज नॉन क्वालिफाइड फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन। यानी कि उसको लगता है कि कौन क्वालिफाइड हो सकता है कंटेस्टिंग इलेक्शन के लिए, ये भी उसने क्वेश्चन पूछा। तो देखते हैं मैरी क्या बोलते हैं, लाइक द क्राइटेरिया ऑफ क्वालिफिकेशन देयर आर कंडीशन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन एज वेल। यानी कि वो बोल रही है कि आप क्वालिफिकेशन के साथ ही वहाँ पर डिसक्वालिफिकेशन भी होती है कि उनके अंदर कुछ गुण होना चाहिए, या फिर वो जेल में नहीं होना चाहिए, वो एक अच्छा मेंबर होना चाहिए, वो समाज सेवक होना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी होना जरूरी है एक कोई लोकसभा का अगर कोई मेंबर है तो। लेट आई अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ टीचर। अब वो कहती है कि हम अपने टीचर के माध्यम से इसको समझेंगे। तो हमारा कहाँ पे चल रहा था, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट। अब देखते हैं आगे का, द टोटल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज़ 250 मेंबर्स। यानी कि मैंने आपको बताया कि लोकसभा में 552 मेंबर्स रहते हैं, और वही अगर हम राज्यसभा में देखने जाए तो इसमें 250 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं, 250 मेंबर्स आर देयर इन द राज्यसभा, और अमॉन्ग देम, और उन्हीं में से 230 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। अब जो 238 मेंबर्स है वो या फिर
कोई स्टेट से बिलोंग करेंगे या फिर कोई यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करेंगे, जो 238 मेंबर्स है। तो 12 मेंबर कहाँ जाएंगे, यहाँ पर 250 मेंबर्स है, तो 12 मेंबर के साथ साथ क्या होता है अभी वो देखेंगे। ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट डू नॉट गेट इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। अब जो हर कोई जो स्टेट है उसे इक्वल रिप्रेजेंटेशन ही मिलता है राज्यसभा में, किसको अलग पोजीशन मिलता है, किसी को अलग पोजीशन मिला करता है। इट इज़ proportionate to the total population of each of the state, remaining 12 members are appointed by president। अब आप बोलोगे कि 12 मेंबर्स कहाँ जाते हैं, 230 मेंबर्स जो है वो यूनियन टेरिटरीज या फिर स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो जो 12 मेंबर्स कहाँ जाते हैं, तो 12 मेंबर्स जो होते हैं ना वो उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं 12 मेंबर्स को। अब वो 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट क्यों अपॉइंट करते हैं, अभी वो भी देखना जरूरी है। क्या वो 12 मेंबर्स कुछ खास होते हैं या फिर जो 12 मेंबर्स होते हैं उनके अंदर कुछ गुण होता है, वो देखेंगे। दिस मेंबर्स आर यूजुअली एक्सपीरियंस एंड डिस्टिंग्विश पर्सनैलिटीज फ्रॉम द फील्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स एंड सोशल वर्क। अब जो 12 मेंबर्स जो होते हैं वो इन्हें अनुभव होता है, इन्हें एक्सपीरियंस होता है कि किस तरह हैंडल करना चाहिए, किस तरह लोगों को समझाना चाहिए। एक 12 मेंबर्स को बहुत ही एक्सपीरियंस होता है। ये इनका पर्सनालिटी से बहुत अच्छा होता है। फिर जो इनका लिटरेचर है वो भी अलग होता है, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स और सोशल वर्क में भी ज़्यादा समझदार होते हैं। यानी कि कोई भी जगह हो उसमें समझदार लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट खुद अपॉइंट करते हैं, ताकि ये जाकर लोकसभा में फिर राज्यसभा में, जो राज्यसभा है उसमें लोगों को समझाने का काम कर सके। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड थ्रू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो उनके राज्य में कोई भी पॉपुलेशन जितना भी है वो उसके आधार पर, यानी फिर उसके कितने मेंबर्स है उसके आधार पर ये इलेक्ट होते हैं। अभी देखते हैं राज्यसभा इज नेवर डिसॉल्व कम्प्लीटली। अभी हमने देखा जो लोकसभा था उसमें हमने देखा कि जो उस समय वहाँ पे जो मेंबर्स थे वहाँ पे मिड टर्म हुआ करता था, मिड टर्म इलेक्शन। पर इसमें राज्यसभा में मिड टर्म इलेक्शंस नहीं होते। अब देखते क्यों नहीं होते। कंप्लीटली हियर इट इज़ कॉल्ड अ परमानेंट हाउस। अब जो ये है इसे परमानेंट हाउस कहा जाता है, क्योंकि इसमें मिड टर्म इलेक्शन नहीं होते बल्कि इसमें 3 लोग राज्यसभा में एक ही साथ 3 मेंबर्स आते हैं। अ टोटल मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा हु हैव कंप्लीटेड दैट टेनर्स ऑफ 6 ईयर रिटायर आफ्टर एवरी 2 years एंड इक्वल नंबर ऑफ न्यू मेंबर्स गेट इलेक्टेड। यानी कि एक ही साथ राज्यसभा को इलेक्ट किया जाता है और उसमें 3 कैटेगरीज आती है कि मतलब 2 साल कोई और राज करेगा राज्यसभा में, 2 साल कोई और राज करेगा और 2 साल कोई और राज करेगा। फिर उसके बाद जाकर 6 ईयर के बाद क्या होगा, वापस इलेक्शन होगा। यानी कि लोकसभा का 5 ईयर टेनर होता है और जो वही राज्यसभा का वो 6 ईयर का टेनर होता है। यानी कि लोकसभा की जो इलेक्शन है वो 5 साल में होता है और जो राज्यसभा का जो इलेक्शन है वो 6 साल में होता है। और इनके बीच में कोई भी मिड टर्म नहीं आता। ये अपना जो इनका स्टेप बाय स्टेप बोल सकता है ना, बिकॉज लिमिटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर, यानी जो मेंबर्स होते हैं वो 2-2 साल में रिटायर होते हैं और 2-2 साल में आया करते हैं 6 साल के अंदर। लेकिन कुल मिलाकर तीन जो बोल सकते हैं हम 3 गवर्नमेंट राज करती है राज्यसभा के ऊपर स्टेप बाय स्टेप। आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि जो राज्यसभा है उसमें 3 लोग एक ही साथ अपॉइंट होते हैं और 2-2 साल करेंगे तो जाहिर सी बात 2 3 जा 6, यानी कि सब लोग 2-2 साल राज्य कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप ये फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि जो लोकसभा है उसमें मिड टर्म फॉलो होता है, पर इन्हें मिड टर्म फॉलो नहीं करना था, इन्हें वापस इलेक्शन नहीं करना था। क्योंकि इलेक्शन अगर होता है तो उसमें बहुत सारे खर्चे बैठ जाते हैं या फिर बहुत सारे पब्लिक को बोलते हैं ना, कुछ पब्लिक को बहुत सताना पड़ता है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं वापस इलेक्शन के लिए। तो इन्होंने कहा कि हम 3 लोग रहेंगे, तो 3 लोग ऐसा रहेंगे तो जाहिर ऐसा तो नहीं होता कि 3 लोग एक ही साथ उनका डेथ हो जाएगा। तो 3 लोग का डेथ तो एक साथ नहीं हो सकता। तो ये लोग स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू करेंगे। जो 3 मेंबर्स रहेंगे वो राज्यसभा को स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू करेंगे। राज्यसभा कैन बी फंक्शन कंटिन्यूसली। जो राज्यसभा है वो अपना फंक्शन कंटिन्यूसली करती है। जो इनका 6 ईयर का जो प्लान होता है उसमें कुछ भी इंटरनल डिफरेंसेस के कारण इन्हें झुकना नहीं पड़ता। Any person contesting for the election of Rajya Sabha must be the Indian citizen and he must be completed 30 years of age। यानी कि कोई भी अगर राज्यसभा में आना चाहता है, कंटेस्टिंग करना चाहता है, तो वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए और उसकी उम्र 30 साल होनी चाहिए। और अगर हम लोकसभा की बात करें तो वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए और उसका उम्र 25 ईयर्स होना चाहिए। यानी कि लोकसभा में जाने के लिए 25 ईयर्स का उम्र चाहिए और
राज्यसभा में जाने के लिए 30 ईयर्स का उम्र चाहिए, एज चाहिए। अब देखते हैं मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर नोन एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब जो लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं इन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। अब कहा जाता है क्योंकि ये मेंबर्स उसमें, तो इन्हें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। एमपीएस ट्राई टू रिसॉल्व। अब एमपीएस का काम क्या होता है? टू ट्राई टू रिसॉल्व क्वेरीज एंड कंप्लेंट्स ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज बाय रेजिंग क्वेश्चन इन द पार्लियामेंट। यानी कि इनका जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, यानी कि जो एमपीएस होते हैं, यानी कि जो एमपीएस ही है ना, हाँ एमपीएस, तो ये जो क्वेरीज आती हैं या फिर जो कंप्लेंट आती हैं, जो पब्लिक की जो कंप्लेंट्स आती हैं कि अगर कोई कंप्लेंट आया कि ये काम जो ये लॉ है ये हमें बोलते ना डिसएडवांटेजेस दे रही है, तो ये कहाँ पे डिस्कस किया जाएगा? पार्लियामेंट में डिस्कस किया जाएगा। तो उस पार्लियामेंट में क्वेश्चंस रेज होते हैं कि ये लॉ क्यों बनाया गया था, क्यों नहीं बनाया गया, झगड़ा लड़ाई हुआ करते हैं। आपने न्यूज़ चैनल में देखा होगा, न्यूज़ चैनल में आपको देखा होगा किस तरह लोकसभा में या फिर जो पार्लियामेंट है उसमें किस तरह डिस्कशंस हुआ करते हैं। गवर्नमेंट एलोकेट्स देम टू फंड टू कैरी आउट द डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन द रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किस तरह लॉ बनाना चाहिए, क्या डिस्कशंस होना चाहिए, अलग अलग पीपल्स को बिठाया गया है कि किस तरह वहाँ पर लोगों को समझाया जा सके। जैसे कि 12 मेंबर जो राज्यसभा के जो थे, जिन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट किया था, जिन्हें प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया था, वो लोगों को समझाने का भी काम किया करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन रेज होते हैं और उसका सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है कहाँ पर? पार्लियामेंट में, बाय द डिस्कशंस ऑफ राज्यसभा एंड ऑल्सो डिस्कशन ऑफ लोकसभा ऑल्सो। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर डिस्कस कर वो जो कंप्लेंट्स है, जो क्वेरीज है, उसे जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, यानी फंक्शन पार्लियामेंट का। आफ्टर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा वी विल नाउ रिव्यू देयर फंक्शन। यानी कि अभी हमने क्या पढ़ा कि लोकसभा और राज्यसभा क्या फंक्शन है उसका, उसके बारे में जो सारी अंडरस्टैंडिंग्स थी वो हमने जान लिए। अब उसको रिव्यू करते कि उनके फंक्शंस क्या होते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ लॉस। अब ये लॉस किस तरह फॉर्म होते हैं? हाँ, हमने पढ़ा जो लेजिस्लेचर है वो लॉस बनाते हैं, एक्सिक्यूटिव लॉस को क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो जुडिशरी है वो उस लॉ के ऊपर खुद का बोलते हैं ना सलाह विमर्श करते हैं। जुडिशरी अगर उस लॉ में कुछ कमियां हैं तो वो दूसरों को बताते हैं। तो ये काम हमने देखा। तो अब देखते हैं फॉर्म कैसे होता है। लेजिस्लेचर बनाती है, पर किस तरह बनाती है वो तो हमने पढ़ा ही नहीं। अब समय आ गया है वो पढ़ने का, फॉर्मुलेशन ऑफ लॉस। अभी देखते हैं in order to achieve welfare of people and objective of the constitution, the parliament has to formulate new laws। अगर क्या आपको लगता है कि जो इंडिया है उसमें जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लॉस बनाया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, क्या वही लॉस है? क्या वही लॉस है? नहीं, वो लॉस नहीं है, बल्कि उसमें जो लॉस तो वही है, पर उसमें कुछ चेंजेस भी आए हैं या फिर उसमें कुछ अलग अलग लॉस भी और भी उसमें डाले गए हैं। क्योंकि जिस तरह डेवलपमेंट बढ़ता गया, जिस तरह इंडिया एक प्रोग्रेस के रास्ते पे जा रही थी, अलग अलग लॉस की ज़रूरत पड़ी। क्योंकि जो पहले ट्रैफिक तो नहीं हुआ करता था, ट्रैफिक सिग्नल तो हुआ, अब ट्रैफिक के भी कुछ रूल्स लॉस आ गए हैं। ये तो पहले नहीं था, मतलब इसे बाद में बनाया गया है, इसे बाद में बनाया गया है। तो कौन बनाता था? लेजिस्लेचर बनाया करती थी। किस तरह बना करती थी? ऑल्सो आउटडेटेड लॉस आर रिपील। यानी कि जो कुछ लॉस थे जो जिनका बोलते हैं एक्सपायरी डेट आ गया था, उससे भी उसमें भी कुछ चेंजेस किया जाता है। नेसेसरी चेंजेस आर मेड इन द सम लॉस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ द लॉस हैज़ बीन डिस्क्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है कि किस तरह क्या सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि किस तरह आप लॉ बना सकते हो, किस तरह आप लॉ बना सकते हो, क्या क्या सारी चीज़ें ज़रूरी, वहाँ पर कौन कौन उपस्थित रहनी चाहिए, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। हाँ, तो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉस बनते हैं वो एक अकेला इंसान नहीं बना सकता, उसके लिए बहुत सारे राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इनका सबका होना जरूरी है पार्लियामेंट में, तभी जाकर उस लॉ को बनाया जा सकता है। इन अकॉर्डेंस टू द प्रोसीजर। अब जो प्रोसीजर जो है, द पार्लियामेंट फुलफिल द प्राइमरी एंड
इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो प्रोसीजर है यानी कि जो किस तरह लॉस बनाए जाते हैं उसका प्रोसीजर कहाँ पे लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि उसका प्रोसीजर किस तरह है, किस तरह लॉस बनाने चाहिए, वहाँ पर कौन लोग रहने चाहिए, कौन लोग नहीं रहने चाहिए, या फिर किस तरह का डिस्कशन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा हुआ है। क्योंकि जो बाबा साहब अम्बेडकर थे उन्हें पता था कि कुछ लॉस और भी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उन्होंने प्रोसीजर भी लिख के रखा है किसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये जो लॉस है वो क्या करते हैं, जो प्राइमरी या फिर सेकेंडरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पीपल्स के उन्हें फुलफिल करने का काम करती है। जो पार्लियामेंट में वही काम हुआ करता है। अब देखते हैं थोड़ा से शॉर्ट है, मैं आपको बताता हूँ। कैन यू टेल सर्टेन लॉस विच मेक्स ऑफ आउट डेट, यानी कि जो कुछ लॉस होते हैं जिनका बोलते हैं ना उसे हटा दिया जाता है या फिर उसे एबॉलिश यानी कि उसको ख़त्म कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। क्यों निष्कासित किया जाता है? कैन यू गिव एग्जाम्पल ऑफ सच एब्सोल्यूट लॉस, यानी कि ऐसा कुछ लॉ है आपके पास, कुछ पता है आपको, शायद आपको पता हो कुछ कि कुछ लॉज जो हैं जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए थे उसे हटाया भी गया है, यानी कि उसे ख़त्म भी किया गया है, एबॉलिश किया गया है। तो एक उसी में से एक लॉ था जिसका नाम था प्राइवेट परसेस, यानी क्या नाम था उसका, प्राइवेट परसेस। अब जो प्राइवेट परसेस था उसमें लोगों को पैसे मिलते थे या फिर लोगों को कुछ इसके एक था ना, इसे कुछ वेलफेयर के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम किया जाता था। पर जो ये था इसका कुछ लोग दुरुपयोग करने लगे, इसलिए इस लॉ को एबॉलिश कर दिया गया था। और भी प्राइवेट जो परसेस है इसके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो उससे मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो कि प्राइवेट परसेस के बारे में कुछ जानकारियाँ, या फिर आप उसे अपने बुक में नोट डाउन करके लोगों को बता सकते हो, लोगों को समझा सकते हो कि इस तरह लॉस एबॉलिश भी हुआ करते हैं। मतलब लॉस हमेशा चलते ही नहीं रहते, उसे एबॉलिश भी करना पड़ता है अगर उसमें कुछ इंटरनल चेंजेस आते हैं तो। अब हमारे आते टॉपिक पे कंट्रोल ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब आपको पता है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे उनके ऊपर कौन कंट्रोल करेगा, कोई तो होंगे जो उनके ऊपर भी कंट्रोल करेंगे कि वो अपने ऊपर से ही कुछ भी लॉ इम्प्लीमेंट करेंगे, किसको भी कुछ भी कहेंगे, बताएंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। उनके ऊपर भी कंट्रोल होता है, किनके ऊपर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पार्लियामेंट। अब जो प्राइम मिनिस्टर या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो लेजिस्लेचर के हिसाब से चलते हैं, यानी कि जो पार्लियामेंट के हिसाब से इन्हें भी रन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, और अगर ये अपनी मर्जी से काम करते हैं तो इन्हें हटाया भी जा सकता है और दूसरे पीपल्स को अपॉइंट भी किया जा सकता है। द पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर देम। जो पार्लियामेंट है उसका काम ही यही होता है कि वो जो लेजिस्लेचर है कोई भी अगर कोई गलत काम करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार है कि लोग मिलकर उसको हटा सकते हैं, उसके ऊपर बिल पास कर सकते हैं कॉन्फिडेंस का या फिर नॉन कॉन्फिडेंस का, जिसके कारण उसे हटाया भी जा सकता है अगर वो कोई गलत काम करता है। तो कोई लोकसभा कोई मेंबर है या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई मेंबर है तो उसे हटाने के लिए बिल पास करना पड़ता है कि उसकी गलती क्या है, क्यों उसे हटाया जा रहा है। देयर आर मल्टीपल वेज थ्रू विच द कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज। और इसके अब एक ही है नहीं बल्कि बहुत सारे तरीके हैं। क्या किसके तरीके कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इसको हटाया जाए, ये सही से काम नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्लियामेंट टू सी द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट डिसरिगार्ड द पार्लियामेंट एंड फंक्शन अंडर द सुपरविजन। यानी कि अगर वो लेजिस्लेचर के सुपरविजन में उसके अंडर काम नहीं करता, उसके अगर ऊपर आना चाहता है, वो अगर उनसे सही से बात नहीं करता, लोगों को परेशान करता है, अलग अलग लॉस इंप्लीमेंट करता है, तो ये बहुत ही गलत काम हो जाता है। तो उसी का अधिकार लेजिस्लेचर को दिया गया है, पार्लियामेंट को उसी का अधिकार दिया गया है कि वो सुपरविजन करे, और अगर वो हमारा कहना नहीं मानता तो उसके ऊपर भी अपने हिसाब से एक्शन लिया जा सकता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इफ एनी डाउट वाज देयर देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हमने आपको इसमें बहुत सारे चैप्टर्स बताए जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेंगे आपकी स्टडी रिलेटेड।